नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, व्याख्याता इतिहास, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपन ने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के 3-4 शासकों पर अच्छे ढंग से डिस्कशन कर लिया था, जिसमें इल्तुतमिश सबसे पहले ऐबक थे, उसके बाद में इल्तुतमिश थे, रज़िया सुल्ताना और बलबन। और इनसे पहले कि भी भारत में किस ढंग से तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। अब अपने इतिहास के रंगमंच पर विद्यार्थियों, गुलाम वंश के बाद में एक दूसरा वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। आज हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश विद्यार्थियों, ये जो आज आपको जो खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, ये जो पढ़ाया जा रहा है, ग्रुप पे इसका PDF सेंड कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, ये अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्ज़ाम इससे संबंधित व प्रतियोगिता जो होती हैं, कंपटीशन, इनमें भी काफ़ी इसके बारे में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, खिलजी वंश समय है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी के मध्य। खिलजियों की उत्पत्ति के बारे में समकालीन इतिहासकार बरनी और कुछ परवर्ती इतिहासकार जैसे निजामुद्दीन अहमद, बदायूं, फरिश्ता ने अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु इस समस्या का आलोचनात्मक अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खिलजी तुर्क थे जो 10वीं शताब्दी के पूर्व तुर्किस्तान से आकर अफ़गानिस्तान के खल्ज प्रदेश में बस गए थे। तारीख़ फ़रुखुद्दीन मुबारक शाही का लेखक फ़खरुद्दीन भी खिलजियों को तुर्क ही बताते हैं। उसने 64 तुर्की कबीलों की जो सूची दी है, उसमें वह खिलजी कबीले को सम्मिलित करता है। हिस्ट्री ऑफ द खिलजीज़ के लेखक डॉक्टर KS लाल भी लिखते हैं कि खिलजी तुर्क कबीले से संबंध रखते थे। इस प्रकार सरलता से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खिलजी तुर्क थे, किंतु दीर्घकाल से अफ़गानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। इस कारण वे तुर्कों की उपेक्षा अफ़गान समझे जाने लगे। ये एक हल्का सा डायग्राम है। खिलजी यानी कि खिलजी थे क्या, उनका वंश या किस प्रकार वो रहा। अब इसमें अपना प्रथम शासक विद्यार्थियों अपन पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका समय है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। उनका इसी क्रम में अपना छोटा सा इनका संक्षिप्त परिचय है, उसके बाद में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। देखिए विद्यार्थियों, जलालुद्दीन खिलजी, भारत में खिलजी शासन का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी संभालने वाले जलालुद्दीन खिलजी ने अनेक वर्षों तक बनमल के लिए कार्य किया था। उसका राजगद्दी संभालना गुलाम वंश का अंत व तुर्की गुलाम अभिजात वर्ग के वर्चस्व का द्योतक था। जलालुद्दीन एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम था जो मुजाहिद की सभी लिल्लाह, ईश्वर की राह में संघर्षरत। इसका मतलब ये होता है मुजाहिद की सभी लिल्लाह, इसका मतलब होता है ईश्वर की राह में संघर्षरत के रूप में स्वीकारा जाना चाहता था। वह देश में इस्लामिक नियम व कानून लागू करने में अपनी असमर्थता को लेकर दुखी था। इसी क्रम में बन्नी के अनुसार अपने खेद को वह इन शब्दों में अपने रिश्तेदारों मलिक अहमद चाप को व्यक्त करता है कि हम सुल्तान महमूद से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हिंदू हर दिन मेरे महल के नीचे से गुजरते हैं, अपने ढोल व तुरही बजाते हुए यमुना नदी जाकर मूर्ति पूजा करते हैं। इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति के विरुद्ध अभियान छेड़ा। उस समय चौहानों का केंद्र रणथंभौर था और उनका नेता हमीरदेव था, जो पृथ्वीराज द्वितीय का वंशज था। सल्तनत की सेनाओं में हमला बोलकर मांडवार पर कब्जा कर लिया, जो चौहानों की उत्तर में सुदृढ़ चौकी थी। जैन का किला, जो कि चौहानों की राजधानी को जाने वाले रास्ते की रक्षा करता था, पर भी कब्जा कर लिया गया। सैनिकों ने लूट
लूटपाट मचाकर माल जमा कर लिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया। लेकिन सुल्तान ने सेना में होने वाली सैनिकों की हानि को देखते हुए रणथंबोर पर हमला नहीं किया। इसी क्रम में सुल्तान का भतीजा, भांजा, दामाद व भावी अलाउद्दीन खिलजी, जिसे इलाहाबाद के निकट कड़ा माणिकपुर का शासक नियुक्त किया गया था, सुल्तान का स्थान लेने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अलाउद्दीन ने सबसे पहले संसाधन संपन्न परमार राज्य मालवा पर हमला करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि सुल्तान ने इस अभियान की इजाज़त दे दी। सोच समझकर कम व उत्साह से ज़्यादा 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चंदेरी के रास्ते बिलसा तक के एक अभियान का नेतृत्व किया। वह विशाल खजाने व आधुनिक इतिहासकार के शब्दों में कट्टरपंथियों के पैरों तले अनिवार्य रूप से रौंदी जाने वाली मूर्ति के साथ वापस लौटा। सन 1295 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं को और समृद्ध बनाने के लिए रामचंद्र देव द्वारा शासित यादव राजधानी देवगिरी पर अचानक हमला बोल दिया। तुर्की सेना द्वारा दक्षिणी भारत पर पहला हमला था, जिस पर तब 4 शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। देवगिरी के यादवों के अलावा इनमें तेलंगाना के काकातीय, द्वार समुद्र के होयसल व मदुरई के पांड्य शामिल थे। यादव शासक इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सेना का एक विशाल हिस्सा उस समय उसके बेटे के साथ था, जो तीर्थ यात्रा पर गया था। संघर्ष के बाद, जिसमें तुर्की सेना का पलड़ा भारी था, रामचंद्र देव ने समर्पण कर दिया। एक भारी भरकम रकम हर्जाने के तौर पर देने के लिए राजी हो गया। सोना, चांदी, मोती, बहुमूल्य पत्थर, गुलाम, हाथी, घोड़े के रूप लूटा गया माल इतना था कि सामयिक पर्यवेक्षकों की दृष्टि से दिल्ली के किसी सुल्तान के पास उतना पहले कभी धन न था। इसके तुरंत बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने चाचा को मारकर, यानी किसको, जलालुद्दीन खिलजी को मारकर स्वयं राजगद्दी हथिया ली थी। ये हल्का सा आपको परिचय किस प्रकार उसका ये 6 वर्षों का कार्यकाल रहा। अब खिलजी वंश की राजगद्दी पर जो नेक्स्ट शासक हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिसका समय है विद्यार्थियों 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। जिसमें अपना पहला पॉइंट है विद्यार्थियों, प्रारंभिक जीवन। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद था। वह एक अत्यंत उत्साही सैनिक था, योग्य भी था। सामान्य व्यवहार बुद्धि तथा यथार्थवादिता उसमें प्रचुर मात्रा में विद्यमान थी। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। प्रारंभ में ही अपनी भावी महत्वाकांक्षा के लक्षण उसमें प्रकट हो चुके थे। अपने चाचा के सिंहासनारोहण के अवसर पर उसे अमीर-ए-तुज़ुक का पद मिला। कुछ ही समय उपरांत वह इलाहाबाद के निकट कड़ा माणिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1292 ईस्वी में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ से अतुल संपत्ति लूटकर आया। उसी वर्ष उसने अपने चाचा को धोखे से फंसाकर कड़ा के निकट 12 जुलाई 1296 को कत्ल करवा दिया गया। वह स्वयं मुकुट धारण उसने कर लिया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक विद्रोह का दमन। अलाउद्दीन खिलजी अपनी विभिन्न नीतियों से 3 अक्टूबर 1296 को दिल्ली सल्तनत का विधिवत सुल्तान बन गया। अपने शासनकाल के आरंभ में अलाउद्दीन को अनेक विद्रोह का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों में प्रमुख है, देखिए विद्यार्थियों पॉइंट देखिए, नव मुसलमानों का विद्रोह। जलालुद्दीन के शासनकाल में बंदी मंगोलों को दिल्ली के निकट बसाया गया। उन्होंने मुस्लिम
धर्म स्वीकार कर लिया। 1299 ईस्वी में नुसरत खां के साथ गुजरात के अभियान में उन्होंने भाग लिया था। वहाँ से लौटते समय उन्होंने विद्रोह किया। इसका कारण उनको लूट के माल का उचित भाग न मिलना था। नुसरत खां ने उनके विद्रोह को दबाकर सैकड़ों लोगों का कत्ल कर दिया। नेक्स्ट विद्रोह है अकत खां का विद्रोह। जिस समय सुल्तान रणथंभौर से लौट रहा था, उस समय उसके भतीजे अकत खां व उसके साथियों ने उस पर अकेले में हमला किया। किसी तरह अलाउद्दीन ने अपनी जान बचाई। उसने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया कि वह जीवित है। उसके बाद सुल्तान ने विद्रोहियों का पीछा किया। अकत खां तथा उसके समर्थकों का कत्ल करवा दिया गया। उसके भाइयों, जिनका विद्रोह से कोई संबंध न था, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। उन्हें बंदी बना लिया। उनको बंदी बना लिया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अगला पॉइंट है अमीर उमर खां मंगू खां का विद्रोह। अमीर उमर व मंगू खां का विद्रोह, ये दोनों व्यक्ति सुल्तान की बहन के पुत्र थे। जिस समय सुल्तान ने रणथंभौर पर घेरा डाला हुआ था, उस समय इन दोनों ने बदायूं व अवध में विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह शीघ्र ही दबा दिया गया तथा दोनों विद्रोही नेताओं को अंधा करवा दिया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाजी मुल्ला खां का विद्रोह। यह विद्रोह दिल्ली के अमीरों ने हाजी मुल्ला नामक एक सरदार के नेतृत्व में किया था। हाजी मुल्ला दिल्ली का कोतवाल बनने का इच्छुक था, परंतु सुल्तान ने जब उसकी नियुक्ति इस पद पर नहीं की तो उसे विद्रोह कर दिया। किसने? हाजी मुल्ला खां ने। सुल्तान ने इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया। ये हो गए प्रारंभिक विद्रोह। कैसे कैसे? नव मुस्लिम का, अकत खां का, अमीर खां का और हाजी मुल्ला का। सुल्तान ने इन विद्रोह को दबा दिया। अब विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट है कि भी विद्रोह को दबाने के बाद में, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी में प्रारंभ से ही ये गुण मौजूद थे कि वो साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, क्योंकि उसमें अत्यंत ये महत्वाकांक्षा थी। तो अब उसने विद्रोह दबाने के बाद में क्या कार्य शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, किस प्रकार अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी विद्यार्थियों। एक है उत्तर भारत की विजय, दूसरी रहेगी अपने दक्षिण भारत की विजय। और इसी क्रम में अपना तीसरा टॉपिक ये रहेगा कि भी किस प्रकार उसने मंगोल आक्रमणों से रक्षा की। तो जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी अलाउद्दीन की, उसके हम 3 करते हैं ABCD। कौन कौन से? उत्तर भारत, दक्षिणी भारत और लगातार जो मंगोल आक्रमण हो रहे थे उनसे भी अपने साम्राज्य की रक्षा करना। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं साम्राज्य विस्तार में विद्यार्थियों, वो टॉपिक है उत्तर भारत की विजय, जिसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह सिकंदर महान की तरह संसार पर विजय प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पर इस उपाधि को अपने सिक्कों पर अंकित भी करवाया। काजी उल मुल्क को जब सुल्तान के इस कार्य की सूचना मिली तो उसने बहुत ही साहस के साथ अलाउद्दीन से कहा, आपको पहले भारतवर्ष में स्वतंत्र राज्यों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, फिर अन्य विजयों के संबंध में सोचना चाहिए। क्योंकि सुल्तान उस वृद्ध काजी का सम्मान करता था, अतः उसने इस प्रस्ताव को प्रसन्नता से स्वीकार किया। वह भारत विजय की योजना, यानी कि भारत के जो स्वतंत्र राज्य थे उन पर विजय की योजना बनाई। देखिए विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपना पहला पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय। नंबर 1 पे देखिए गुजरात विजय। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में उलुग
उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में एक सेना गुजरात विजय करने के लिए भेजी। गुजरात उस समय काफ़ी समृद्ध प्रदेश था। वहाँ का राजा कर्ण शत्रु का सामना न कर सका और अपनी पुत्री देवल देवी सहित दक्षिण की ओर भाग गया। अलाउद्दीन की सेनाओं ने गुजरात की सुंदर व समृद्ध राजधानी अहिलवाड़ा, जो वर्तमान में पाटन है, को बुरी तरह लूटा, गुजरात को अपने अधिकार में ले लिया। नुसरत खां ने खंबात के प्रसिद्ध बंदरगाह को खूब लूटा। इसी क्रम में विद्यार्थियों दूसरी विजय है रणथंभौर की विजय। रणथंभौर पर उस समय पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का वंशज हमीरदेव शासन कर रहा था। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने इसे विजय करने का निश्चय किया। रणथंभौर दुर्ग सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त हमीर ने कई ऐसे मंगोलों को शरण दी जो दिल्ली सल्तनत के शत्रु थे। सुल्तान के आदेश से उलुग खां व नुसरत खां ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, वहाँ के दुर्ग को घेरा। हमीर देव ने शत्रु का मुकाबला वीरता से किया और नुसरत खां को मौत के घाट उतार दिया। अब अलाउद्दीन को स्वयं रणथंभौर के लिए प्रस्थान करना पड़ा। पूरे 1 वर्ष तक घेरा चला, फिर भी सुल्तान को विजय की आशा प्रतीत नहीं हो रही थी। तब अलाउद्दीन ने छल से काम किया। हमीर देव के 2 मंत्रियों रणमल व रतनपाल ने उसके साथ विश्वासघात किया और सुल्तान का रणथंभौर पर अधिकार हो गया। हमीर देव वीरगति को प्राप्त हुआ। स्त्रियों ने जौहर किया। तीसरी विजय है विद्यार्थियों चित्तौड़ विजय। रणथंभौर की विजय से प्रोत्साहित होकर सुल्तान ने मेवाड़ विजय का संकल्प लिया। इसके पीछे सुल्तान के 2 उद्देश्य थे। प्रथम, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ का सामरिक व व्यापारिक महत्व। दूसरा, अलाउद्दीन मेवाड़ के राणा रतन सिंह की रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसको मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर घेरा डाल दिया। रतन सिंह ने 5 माह तक बहादुरी से अलाउद्दीन का मुकाबला किया, परंतु अंत में अगस्त 1303 ईस्वी में किले पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। राजपूत स्त्रियों ने रानी पद्मावती के साथ जौहर किया। किले पर अधिकार करने के पश्चात अलाउद्दीन ने कत्ले-आम का आदेश दिया। अलाउद्दीन ने उसमें लगभग 30,000 लोग मारे गए। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा और अपने पुत्र खिजर खां को मेवाड़ देकर चित्तौड़ देकर स्वयं दिल्ली लौट गया। मालवा व मध्य भारत की विजय। 305 ईस्वी में सुल्तान ने मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को मालवा विजय करने के लिए भेजा। वह 10,000 सेना सहित वहां पहुंचा। उसने मालवा के राजा महलक देव को पराजित किया, उसकी हत्या कर दी। इस विजय के परिणाम स्वरूप मालवा के प्रसिद्ध दुर्ग धार, उज्जैन, चंदेरी, मांडू आदि मुसलमानों के अधिकार में आ गई। इसी क्रम में अपने विद्यार्थियों अपना अगली विजय देखिए सिवाना पर अधिकार। मारवाड़ के प्रसिद्ध दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन की सेनाओं ने घेरा डाला। वहाँ का दुर्ग रक्षक शीतल देव हजारों राजपूतों के साथ वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। राजपूत महिलाओं ने जौहर की परंपरा का निर्वाह किया। इसी क्रम में विद्यार्थियों उत्तर भारत की अगली विजय जालौर पर अधिकार। अलाउद्दीन ने 1304 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण किया। वहाँ के शासक कान्हड़ देव को अधीनता स्वीकार कराने के लिए बाध्य किया गया, किंतु कुछ समय बाद कान्हड़ देव ने पुनः स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि डॉक्टर दशरथ शर्मा अपने विचारों में लिखते हैं कि अपनी नवीनतम खोजों द्वारा ये सिद्ध किया गया है कि कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि गुजरात से वापस आते हुए नुसरत खां पर आक्रमण किया। 1305 ईस्वी
में हुए मुसलमानी आक्रमण को विफल कर दिया। 1311 में जालौर पर पुनः आक्रमण किया गया, किंतु राजपूतों ने कई अवसरों पर मुसलमानों को परास्त किया। अंत में कानरदेव, वीरमदेव, हजारों राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जालौर विजय के साथ ही उत्तरी भारत की विजय पूर्ण हो गई। कश्मीर, नेपाल, असम, उत्तर पश्चिमी पंजाब के कुछ भागों को छोड़कर समस्त देश अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। विद्यार्थियों, आज ही उत्तर भारत की विजय कंप्लीट हुई। कल हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो अपना टॉपिक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत की विजय व अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मंगोल जो उत्तर पश्चिमी सीमा से आक्रमण कर रहे थे भारत पर, उस पर कैसे न विजय प्राप्त की गया। कहने का मतलब उस जो आक्रमणों को कैसे रोका गया, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।